हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, चीज़ों को हर दृष्टिकोण से पढ़ रहे हो, पढ़ाया भी जाता है यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट्स को। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर्स था क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसमें हमने आपको दो कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। फ्रेंड्स, आज उसी कॉन्सेप्ट्स को हल्का सा रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने आपको कल क्या बताया था उसको थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट्स को कनेक्शन करने में बहुत आसानी हो, आप लोग बहुत तेज गति से कॉन्सेप्ट्स को कैच कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझने में, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने में बहुत आसानी हो। और टाइम टू टाइम हम वीडियो बनाते हैं, टाइम टू टाइम हम हर सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, आप लोगों तक वह सब्जेक्ट्स बहुत ही आसानी तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। हमने आपको कल बताया था क्या, कब, कहाँ और कैसे, अर्थात इसकी मीनिंग क्या है, घटना कैसे घटती है। आपको अगर अतीत के विषय में जानना हो तो आप कौन से सोर्स लोगे? रेडियो सुनोगे, टेलीविज़न देखोगे, मोबाइल देखोगे, अखबार पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अन्य लोगों से बातचीत करोगे, उस स्थल पर जाओगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करोगे। इसके अलावा अगर आपको आज से 10 लाख साल पहले की बात जाननी हो, यानी अतीत के विषय में जानना हो, तो हम पुरातात्विक और साहित्यिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं, जैसा कि हम कल आपको बताए थे, लिख कर दिखाए भी थे। सरकारी स्रोतों के विषय में जैसे यहाँ पर हमने बताया है, साहित्यिक में लेखन, किताब, ग्रंथ, पुराण, टीका, यात्रियों का विवरण, इत्यादि इत्यादि। फिर हमने आपको पुरातात्विक खुदाई के विषय में बताया था, काफ़ी कुछ बताया था। सरकारी कार्यालय के विषय में बताया था, सरकारी कार्यालय से कैसे आप सहारा ले सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ के विषय में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप सब कुछ सहायता ले सकते हो। तो फ्रेंड, इस हिसाब से हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था, और हम आपको बताए थे कि कल हम क्या पढ़ाएंगे, उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लोग कहाँ रहते थे। तो रिवाइज करने के बाद आइए हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, लोग कहाँ रहते थे, अभी तक आपने क्या सीखा? अतीत के विषय में हम जानकारी कैसे लें, अतीत के विषय में हम जाने कैसे? तो उसके लिए आपको स्रोत का सहारा लेना पड़ेगा, और वो कौन से स्रोत हैं? साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें किताबें हैं, ग्रंथ हैं, न्यूज़पेपर है, वगैरह वगैरह, पुराण है, टीका है, यात्रियों का लेखन है, जो विदेशी यात्री आते हैं उनका विवरण है। इस तरीके से, और पुरातात्विक खुदाई, जो पुरातत्व के माध्यम से पुरातात्विकविद यानी कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खुदाई करके आज से 10 लाख 20 लाख बहुत सारे वर्षों के पीछे की वस्तुएं निकाल करके हमारे सामने उपस्थित करता है, उसको हम रेडियो कार्बन विधि से उसकी क्या करते हैं, तिथि निकालते हैं, और तिथि निकालने के बाद पता चलता है कि वो वस्तु आज से 20 लाख साल पहले की है। तो उससे हम एक मानव सभ्यता के विषय में पता लगाते हैं। एक ऐसी मानव सभ्यता जो आज से 20 लाख 50 लाख साल पहले की थी, वो कौन सी वस्तुओं का यूज करती थी, कौन से नहीं, इसका पता लगाते हैं। इतना तक हम लोगों ने कल विधिवत समझ समझ के पढ़ा था। अब हम लोग आते हैं, लोग कहाँ रहते थे। फ्रेंड्स, इसको जानने के पहले या इसको पढ़ने के पहले आइए हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये पैरा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग समझते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है नदी। अब आप खुद बताएंगे हमें कि लोग नदियों के किनारे क्यों रहना पसंद करेंगे। हम एक एक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलेंगे। नदियों के किनारे लोगों को, जो भी पुरानी सभ्यताएं थी, जो भी मानवीय सभ्यताएं आप पढ़ते होंगे किताबों में, वो सब देखते होंगे कि वो सभी मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली बढ़ी, उनका विकास नदियों के किनारे ही हुआ, और जंगलों में भी हुआ। तो नदी और जंगल मानव के शरणागत रहे हैं, मानव वहीं से विकसित हुए हैं। ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज कि नदी और जंगल ये दोनों पर्यावरण अनुकूल होते हैं। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पर्यावरण अनुकूल का मतलब क्या हुआ? अगर आप जंगलों में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ हरियाली रहेगी, हरे भरे वृक्ष रहेंगे। ठीक है, हरे भरे वृक्ष रहेंगे। अभी हम जंगल पे आते हैं। नदी वैसे भी इन्वायरमेंट के सपोर्ट में रहती है, इन्वायरमेंट फ्रेंड है, पर्यावरण अनुकूल है। क्यों? क्योंकि नदियों में पानी होता है। इसके अलावा जो
नदी है दूसरा कॉन्सेप्ट, मीठी पानी, मीठी नदी की पानी, मीठी नदी का पानी या मीठी पानी का नदी, ठीक है, मीठी पानी का नदी, मीठी पानी की नदी दूसरा। तीसरा, बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, कैसे, खान पान के लिए मछली, अगर मीठी नदी की पानी है तो बहुत स्वादिष्ट मछली होती है, प्रोटीन विटामिन इनको मिल जाता था। जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था ये लोग कच्ची मछली खाते थे। खान पान के अलावा जो जानवर नदियों के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए आते थे उनका शिकार ये करते थे, छोटे बड़े दोनों होते थे, इनका ये शिकार करते थे। इसके अलावा नदी अपने साथ क्या लेकर के आती है, हथियार लेकर के आती है। हथियार का मतलब पत्थर। हथियार बनते किससे थे, हथियार नहीं लेकर के आती है, पत्थर लेकर के आती है, पत्थरों से हथियार बनते हैं। तो पत्थर छोटे बड़े दोनों होते थे, आकार में छोटे बड़े लंबे चौड़े हल्के भारी सब कुछ होते थे, हल्के भारी सब कुछ होते थे। इन पत्थरों से वे हथियार बनाते थे। इन हथियारों का प्रयोग वो कहाँ पे करते थे, जानवरों का शिकार करने में, जानवरों का शिकार, ठीक है, जानवरों का शिकार करने में यूज करते थे। दूसरा, जानवरों से सुरक्षा। तब के समय में जो जंगली जानवर होते थे, जानवरों से सुरक्षा, वो बहुत विशालकाय होते थे और वो अपनी विशालता के कारण या हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण इन पर आक्रमण करते थे, यानी आदिमानव पर, यानी पूर्वज पर, हमारे पूर्वजों पर। तो इसके अलावा जब छोटे जानवर होते थे तो वो लोग अकेले शिकार कर लेते थे, लेकिन जब बड़े जानवर होते थे या इन पर अटैक करते थे तो वे समूह बनाते थे। अब यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल करके आएंगे। वे समूह बनाते थे और जब समूह बनाते थे तो यहीं से उनका समूह का विकास हुआ, समूह का विकास, ठीक। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि समूह का विकास क्यों हुआ, जानवरों से सुरक्षा के लिए, जानवरों के शिकार करने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो थी फ्रेंड्स नदी की बात, ठीक है। अब हम जंगल पे आते हैं। जंगल, जंगलों में क्यों ये लोग रहते थे, फिर वही बात, पर्यावरण अनुकूल, नदी से ज्यादा पर्यावरण अनुकूल है। क्यों, क्योंकि जंगलों में अगर धूप होती थी तो ये पेड़ के नीचे बैठ करके छां ले सकते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, पेड़ पर आराम से रह सकते थे। दूसरा, वहां के जो पेड़ पौधे होते थे, आज तो बहुत सारी वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हैं मानव की कुत्सित प्रवृत्तियों के कारण। तब बहुत बड़े बड़े जो वृक्ष होते थे, जंगली वृक्ष होते थे, उनके फल फूल पत्ते ये सब होते थे, कंदमूल ये सब होते थे, उनकी जड़ें, उनकी खाल, छाल, खाल नहीं छाल, तो पेड़ पौधों को उनकी लकड़ियां ये विभिन्न प्रकार से यूज करते थे। लकड़ियों से ये हथियार भी बनाते थे जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था। आग के आविष्कार के बाद लकड़ियों से ये भोजन भी बनाने लगे। तो इसके अलावा जंगलों में इनका निवास स्थान होता था, निवास स्थान होता था। आज भी आप आदि मानवों को जहाँ पर अनुसूचित जनजाति होती है वहां पर भारत सरकार देखिए उनका घर ही जंगल है, ठीक है। तो निवास स्थान होता था, वहां पर जो जानवर गुफा में रहते थे उनको ये शिकार करके या हटा करके गुफा में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, पेड़ की शाखाओं पे रहते थे, आदि जगह पे, ठीक है। ये आखेटक करते थे। आखेटक का मतलब जो जंगली जानवर होते थे, आखेटक का मतलब शिकार। वहां पर ये सब चीजें जो थी, ठीक है, संग्रह करते थे, यानी कि गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग इकट्ठा करते थे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्या सीखा, दो कॉन्सेप्ट्स को सीखा। क्या क्या, समूह का विकास कैसे हुआ, दूसरा
संग्रह करने की भावना कैसे आई इनमें, ठीक है, वस्तुओं को इकट्ठा करने की भावना कैसे आई, ये सब हुआ। हथियार बनाने की प्रवृत्ति का विकास कैसे हुआ। तो नदी और जंगल ये दोनों काफी विकसित थे इनके लिए आज की तरह। तो इसके अलावा जो नदियों का क्षेत्र होता है, ठीक है, नदियों का जो किनारा होता है, जहाँ दो नदियां मिलती हैं या कोई नदी समुद्र में मिलती है, वहां पर आप देखेंगे कि जो एरिया होता है वह क्या होता है, दलदली होता है, ठीक है। तो जब दलदली होगा तो वहां पर क्या होगा, पेड़ पौधे फल फसल बहुत मात्रा में होंगे, पेड़ पौधे फसल बहुत मात्रा में होंगे, यानी कि वहां पर जो कृषि होती है वो कृषि तब के जमाना में, जब तक इन लोगों ने कृषि का आविष्कार नहीं किया था, तब तक जो जंगली कृषि होती थी, जंगली का मतलब जो अपने आप से आकर के उग जाती थी, उस तरह की कृषि के लिए नदी का किनारा बहुत बहुत अनुकूल होता था। तो नदियों का किनारा इस हिसाब से भी बहुत बेस्ट था। इसीलिए जो पूर्वज थे हमारे, जो पुरातत्व लोग कहते हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आदि मानव थे, वे नदियों का किनारा या जंगलों में अपना निवास स्थान बनाते थे, या नदियों के किनारे इसी तरीके की सभ्यता फली फूली। नदियों के किनारे इसी कारण से सारी सभ्यताएं विकसित हुई, सारी मानवीय सभ्यताएं। ये आपका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी का पता लगाओ। आगे वाले पृष्ठ पे हम लोग देखेंगे कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी तट पर रहे हैं। क्यों रहे हैं, हमने अभी कॉन्सेप्ट को समझाया। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब किन चीजों को इकट्ठा करते थे, आपने देखा। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आपने बखूबी इसको समझा। अब इसको समझने के बाद आपको इस पैराग्राफ को समझने में बहुत आसानी हुई होगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब जैसे उसने कहा है नर्मदा नदी का पता लगाओ, तो आप देख रहे होंगे कि नर्मदा नदी कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पर पता लगाइए नर्मदा नदी कहाँ पर है। ये देख रहे हैं जहाँ मैंने अपनी फिंगर रखा है, बिंद पहाड़ी के जस्ट नीचे नर्मदा नदी बहती है। अब नर्मदा नदी का ये जो फैलाव है, इसके किनारे सभ्यता जो फली फूली, वो क्यों फली फूली, अभी हमने समझाया। संसाधन थे, मीठा पानी था, शरणागत थे, वहाँ पे आवास और सब दृष्टि से इनको बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता था। इसलिए ये नर्मदा नदी के किनारे या अन्य मीठी नदी, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु नदी, फिर गंगा नदी, आगे देखेंगे सोन नदी है, यहाँ से गई है। इसी तरीके के जैसे यहाँ पर आप कृष्णा देखेंगे, गोदावरी देखेंगे, कावेरी देखेंगे, इत्यादि नदियों का संग्रह देखेंगे। तो ये सब नदियों के किनारे जो रहते थे, वे सब नदियों के किनारे इसी तरीके से पले बढ़े। अब जैसे यहाँ पर व्याख्या किया गया है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किरथर है पहले है, सुलेमान यहाँ पर है। काबुल नदी इसके ऊपर बहती है, सिंधु नदी इसके नीचे बहती है। सिंधु नदी में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास आदि नदियां मिलती हैं। ये सब ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। बाएं तरफ की सहायक नदी, दाहिने तरफ की सहायक नदी कैसे पता लगती है, हम यही बता दे रहे हैं, ज्योग्राफी में भी बताएंगे। बाएं तरफ जो नदियां होती हैं वे एक दिशा में बहती हैं। आप जिस दिशा में नदी बहती है उसी दिशा में अपना मुख करके खड़े हो जाइए, और आपके दाहिनी तरफ की नदी जो सहायक जो मिल रही होगी वो दाहिनी तरफ की सहायक नदी होगी, जो बाईं तरफ से आके मिल रही होगी वो बाईं तरफ की नदी होगी। तो सिंधु नदी की ये सब सहायक नदी, जो बाईं तरफ की नदी है सतलज है, रावी है, जो दाहिनी तरफ की नदी है झेलम है, चिनाब है, काबुल है, ये सब है। ये कहना क्या चाह रहा है, सुलेमान और किरथक पहाड़ी का पता लगाओ। ऐसा क्यों कहा, यहाँ पर कुछ न कुछ तो होगा इसीलिए कहा। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां से आज से 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। फिर इसने कहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। ये देखो गारो पहाड़ी है, ठीक है, और फिर ये विंध्य पहाड़ी है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल उपजाया गया था। ये स्थान विंध्य के उत्तर में है। फिर
यहाँ पर फ्रेंड्स इसके कहने का मतलब क्या है, आज से 8,000 वर्ष पूर्व एक नया कॉन्सेप्ट मिलता हुआ आपको। 8,000 साल पहले यहाँ पर जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी थी, यहाँ पर देखिए ये किरथर है, ये सुलेमान है, ये इसी एरिया में, अभी आप लोग मेहरगढ़ पढ़ेंगे आगे, मैं अभी यहीं बता दे रहा हूँ। तो मेहरगढ़ जैसे कुछ इलाकों में यहाँ पर 8,000 साल पहले, एनसीईआरटी में अभी नहीं आया है, आगे आएगा, कौन सी फसल उपजी, गेहूं और जौ, ये फसल उपजी। और कौन कौन पालतू पशु बने, भेड़ बकरी गाय बैल। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स एग्रीकल्चर का विकास हुआ, यानी कि कृषि का विकास हुआ। ठीक है, कृषि का विकास कब हुआ, 8,000 साल पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 8,000 वर्ष पूर्व कृषि का विकास हुआ। कौन सी फसल उपजाई गई, गेहूं और चावल। कहाँ पे उपजाई गई, सुलेमान किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में, सुलेमान किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में उपजाई गई। पशुपालन और कृषि दोनों साथ साथ चलते हैं। कौन कौन से पालतू पशु बनाए गए, भेड़ बकरी गाय बैल। गाय से वो दूध, ये जो तीन हैं, इससे दूध मिलता था। बैल से खेती होती थी, कृषि। इसके अलावा ये बैल भार वाहन भी है। ठीक है, अब ये सब जो है क्या है, इनका वो दूध और मांस के दोनों के प्रयोग में आता था। ठीक, तो इसी तरीके से कृषि विकसित हुआ। और ये जो कृषि डेवलप हुआ, न केवल सुलेमान और किरथर पहाड़ी में, जहां जहां नदियों का किनारा था, पहाड़ों का किनारा था, वहां वहां ऐसी सभ्यता डेवलप हुई। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। अब सिंधु नदी हमने, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी है। तो सहायक नदी किसे कहते हैं, जिसमें जो एक बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है। 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसी तरीके से आप गंगा तथा सहायक नदी देख रहे हैं, ये गंगा और उसकी सहायक नदी है। यमुना मिल रही है, चंबल मिल रही है, सोन मिल रही है। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के जो आसपास का इलाका था, मगध के नाम से जानते थे, जो बहुत शक्तिशाली राज्य था भारत में। बहुत उस मगध आप लोग सुने होंगे, एक विशाल राज्य था। देश के अन्य हिस्सों में इसी तरीके की स्थापना हुई। कहने का मकसद क्या है, आखिर एनसीईआरटी में सुलेमान किरथर पहाड़ी, गारो मध्य बिंद पहाड़ी, सिंधु उसकी सहायक नदी, गंगा उसकी सहायक नदी, इन सब का नाम क्यों लिया गया। हमने शुरू शुरू में ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि नदियों के किनारे सभ्यता का विकास क्यों होता है। पूरा उसको हमने लिखा हुआ दिखाया, कैसे होता है, संसाधन के कारण, मीठी पानी के कारण, निवास स्थान के कारण, रहन सहन के कारण इत्यादि के कारण नदियों के किनारे की सभ्यता फली फूली। वही एक ही कॉन्सेप्ट हर पैराग्राफ में, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो नोट कर लें। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यही पूरा कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में आएगा। यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के सहारे ये पैरा लिखा गया है। तो आप लोग समझ रहे होंगे बेहतरीन ढंग से क्यों नदियों के किनारे सभ्यता फली फूली। अब आगे का क्या लिखा है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जैसे कभी पर्वत, अब जैसे यहाँ पर देखिए, अगर कोई आदिमानव इस नदी के किनारे रह रहा होगा तो घूम रहा होगा, आगे बढ़ते बढ़ते फिर आई होगी तो विंध्य पहाड़ी, वहां पे शरण लिया होगा। फिर आगे बढ़ा होगा तो यहाँ पे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोदावरी नदी, इस तरीके से काफी जगह पर यात्रा किए होंगे। तो जब यात्रा किए होंगे तो जाहिर सी बात है, यात्रा किसी न किसी आविष्कार की जननी होती है, कुछ न कुछ मिला होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कभी हिमालय, ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी, ये सब यात्राएं जोखिम भरी रहती थी। तो जोखिम भले भरी रहती थी, तो लोग कभी काम की तलाश में, कभी भूस्खलन हो जाता था, भूकंप आ जाता था, नदियों में बाढ़ आ जाती थी, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, तो इसके कारण लोग एक दूसरे स्थान पर जाते थे। कभी किसी राज्य की सेना एक दूसरे पे अटैक करती थी, उसके कारण
एक दूसरी जगह जाते थे। लेकिन ये सब कब होता था? जब मगध वगैरह बहुत विशाल राज्य स्थापित हो गए। यही नहीं, कभी व्यापार के लिए जाते थे, कभी शिक्षा के लिए जाते थे, जो धार्मिक गुरु होते थे। तो कभी कभी कुछ लोग इस वजह से जो एडवेंचर होते हैं वे जाते थे। ये लोग किस कार्य के लिए जाते थे? कभी किसी खोज के लिए, किसी स्थान की खोज के लिए, कभी शिक्षा का प्रचार के लिए। व्यापारी जाते थे व्यापार करने के लिए। ये सब कब हुआ? जब विशाल राज्यों की स्थापना हो गई, जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है मगध। मगध जैसे अन्य राज्य जब भारत में विकसित होने लगे तो किसके किसके के लिए? अब यहाँ पर आपको चीजों को समझना होगा क्यों जाते थे। पहला, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, यात्रा, विजय। विजय का मतलब विजय साम्राज्य, साम्राज्य विस्तार। विजय न लिखिए, साम्राज्य विस्तार लिखिए। ठीक, साम्राज्य विस्तार में बहुत सारे राज्यों की विजय हो जाएगी आदि के कारण। इनके कारण जाते थे। तो कुछ न कुछ आविष्कार हुआ होगा, कुछ न कुछ आविष्कार होता था। इसी तरीके से इसका मकसद क्या हुआ कि जब ये लोग जाते थे तो एक दूसरे के विचारों को, लोगों को जानने का अवसर मिला। लोग एक दूसरे को समझे, वहां की संस्कृति को समझे, सभ्यता को समझे, क्या है क्या कैसे नहीं है उसको समझे। अब आगे इसने लिखा है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो आज जो भारत है वो अपनी विदेश नीति के तहत, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वे क्यों यात्राएं करते हैं? जाहिर सी बात है, जब आप किसी देश के साथ समझौता देखते होंगे कि भारत ने इस देश के साथ समझौता किया, तो वो तो व्यापार के ही अंतर्गत आता है, शिक्षा, संस्कृति। इसीलिए यात्राएं की जाती हैं। यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं यहाँ तक हमने पढ़ा। अब ये सब जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2-3 पृष्ठ और रह गए हैं, इसके बाद आपका पहला चैप्टर एनसीईआरटी का हिस्ट्री खत्म हुआ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।